सुनील जी से शुरुआत करूं। शुरुआत के पहले मैं चाहूंगा कि एक दो जो बयान है, वो जो जनरल नरवणे वाला जो मसला है, राहुल गांधी ने आज काफी पुनः हमला बोला है और कुछ तथ्य भी रखे हैं। सुनिए, देखिए, हम करते हैं फिर बात शुरुआत। मैं आपको सुनील जी दिखाता हूँ। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ. This दिखाओ जरा. This is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे. ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है. जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है. ये हुआ है. ठीक है. क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है. राइट? मेन चीज ये है. थैंक यू. देखिए, ये था। और ये वो जो नरवणे जी वाला ट्वीट है, क्योंकि वो उस समय दिख नहीं पाया था, राहुल दिखाना चाह रहे थे. देखिएगा, ये है वो दर्शकों के लिए. हम लोग तो देख रहे हैं लगातार इसको. ये है वो जो उन्होंने कहा था कि रेडी है, पुस्तक तैयार है, उसका आप उसे पढ़िए, और ये तमाम है. उसकी डेट भी है, ये डेट भी इसमें नजर आ रही है कि 2023 का वो एक्स है. एक ये है. और अब देखिए, है सरकार चौतरफा घिरी हुई है. जो नरेंद्र सरेंडर वाला जो पोस्टर दिखाया राहुल गांधी ने अभी, वो भी है. और क्या कुछ उनके दल के लोग कह रहे हैं. एक टिप्पणी और दिखाता हूं, फिर मैं करता हूं सुनील सर से सवाल. Army chief या former important individuals who have served the nation, अगर लिस्ट था वो सर्कुलेट हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनसिक्योर हो गई है सरकार, इसी वजह से उस पर मैंने गलत क्या कहा था. ये जो इशू है, ये लगातार चल ही रहा है इस पूरे सेशन. देखिए, अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ का पढ़ा गया होता संसद में, तो आप कहिए कि उनको रोक लगाएं. देश के फॉर्मर आर्मी चीफ अपनी गाथा सुना रहे हैं अपनी किताब के माध्यम से, जो पब्लिश हो गई थी, पर मार्केट में आने से पहले उस पर एक दिन पहले उस पर रोक लगाया गया था. काफ़ी लोगों के पास एडवांस कॉपीज पहुंच चुकी थी. तब जाकर आप उस पर रोक लगाते हैं और फिर कहते हैं आप बात नहीं करिए. यानी फॉर्मर आर्मी चीफ या फॉर्मर इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स हु हैव सर्व द नेशन, अगर उनके बारे में वर्णन कर दें तो आजकल वो एंटी नेशनल एक्ट कर दिया जाता है, उसको अनपेट्रियोटिक कह दिया जाता है, उसको क्रिमिनल एक्ट बता दिया जाता है एफआईआर दर्ज कर. ये सिर्फ विपक्ष को चुप कराने की बात नहीं है. ये जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे आर्म फोर्सेस में सीनियर लीडर्स हैं, उनको चुप कराने का उनको एक संदेशा भेजा गया है कि अगर आप भी इस तरीके की हरकत करते हैं, जहाँ किताब में आप बताएंगे कैसे सरकार विफल हुई है, तो हम आपके घरों में भी इस तरीके के पुलिस भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपको चुप कराएंगे. सुनील, आपने देख लिया ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है. और मुझे लगता है बचता क्या है, जो जनरल नरवणे जी का ही उन्होंने
एक्स भी दिखा दिया, पुस्तक पहले दिखा चुके हैं। अब क्या जवाब होगा प्रधानमंत्री का, क्या जवाब होगा केंद्रीय जो आपके रक्षा मंत्री साहब हैं, क्या क्या बोलेंगे ये लोग, क्या आएगा इनकी तरफ से? धन्यवाद संजीव जी। मेरा मानना यह है कि यह प्रकरण जितना ही बहस में रहेगा, जितनी इस पर चर्चा होगी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नुकसान होगा। या इस आप किताब को लेकर टिप्पणियां करें, वो छपी है नहीं छपी है उसकी बात करें, मुकदमा दर्ज कर ले दिल्ली पुलिस उसकी बात करें, जितनी बात आप करेंगे इस किताब और इस किताब के कंटेंट को लेकर के जितनी बार बात होगी, सरकार की बदनामी और बढ़ेगी, सरकार का जो प्रभाव है और कम होगा, मोदी जी का जो असर है वह और ज्यादा घटता चला जाएगा। यह मुद्दा जो है वह इस बात का नहीं है कि किताब छपी कि नहीं छपी। मुद्दा यह है कि जो बात राहुल गांधी किताब के हवाले से कह रहे हैं उस बात की बात कीजिए आप। मान लीजिए किताब नहीं छपी, ये कौन कह रहा है? कोई किताब बेचने के लिए थोड़े आए राहुल गांधी। वो तो ये कह रहे हैं कि इस किताब में यह बात लिखी गई है और आप कह रहे हैं किताब पब्लिश नहीं हुई। तो प्रश्न यह है कि मेजर जनरल नरवणे साहब ने किताब लिखी कि नहीं लिखी? नरवणे साहब ने किताब लिखी, आप कह रहे हैं कि साहब सर्कुलेशन में नहीं है, नहीं होगी, लेकिन सर्कुलेशन में किताब आ रही है, इसका तो बाकायदे ट्वीट किया था नरवणे साहब ने भी, और जो प्रकाशन वाली कंपनी है पेंगुइन उसने भी लिखा कि आप प्री बुकिंग कर लीजिए, ऑर्डर दे दीजिए। अब प्रश्न यह है ना कि जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि जब लद्दाख के एरिया में चीनी सेना आ रही थी सामने, उस समय निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने, सरकार के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने नहीं लिया। सवाल इस बात का है, गलवान में जब घटना हो रही थी तो भारतीय सेना को गोली चलाने की इजाजत नहीं दी गई। यह मुद्दा नहीं रह गया है किताब छपी कि नहीं छपी, किसमें उसका सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हुआ, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं रहे, विवाद का विषय नहीं है। अब इस पर लिपापोती जो करने की कोशिश की जा रही है, सवाल इस बात का है कि अगर किताब मार्केट में नहीं आई तो एक दूसरे प्रकाशन ने, कारवान ने उसका कैसे छाप दिया, उसमें समीक्षा कैसे छाप दी, किताब के अंश कैसे छाप दिए। बड़े अखबार, इंडियन एक्सप्रेस कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी समीक्षा लिखी, उसके कुछ अंश छाप दिए। कैसे हो गया ये? दिल्ली में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये किताब है, आपने इस किताब को प्रतिबंधित किया नहीं, और अगर ये छप नहीं पा रही है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने उसको रोक रखा है। सरकार अगर कहती आप उसे प्रतिबंधित कर दीजिए, वो भी आप नहीं कर पाए 2 साल से। और अगर एक तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो महत्वपूर्ण है, और जब सरकार ये कहती है कि किताब छपी नहीं है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि छपने नहीं दे रही है वो। तो दोनों तरफ से घिर तो सरकार रही है ना। तो एक जो आभा मंडल नरेंद्र मोदी जी का बना हुआ था कि बड़े ताकतवर नेता, विपरीत स्थितियों में भी मजबूत निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। ये जो उनका भाषण होता था, लाल लाल आंख दिखाओ, ये कर दो वो कर दो, प्रेम पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, डोजियर के लेन देन, वो प्रेम पत्र की संज्ञा दे रहे थे। अब वो कहां चले गया? और आपने कहा था कि देश की सीमाओं के साथ किसी को देश की सीमाओं में किसी घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या हो गया? गलवान में आप हमारे सैनिक शहीद हुए और किताब कह रही है कि हमारे सैनिकों को गोली चलाने की इजाजत नहीं दी गई। उस लद्दाख एरिया में वो किताब, और ये कोई बात कोई उपन्यासकार नहीं कर रहा है, कोई फिक्शन में नहीं लिखा गया। उस दौर के जो हमारे थल सेना अध्यक्ष है उन्होंने किताब लिखी है। अब प्रश्न यह है कि यह विषय नहीं है, अगर यह सरकार इस विषय पर उसको टालना चाहती है, अरे साहब किताब तो छपी नहीं है, अरे नहीं छपी तो आप जिम्मेदार हो ना। अब सवाल इस बात का है कि जो बात कही जा रही है वह उसका जवाब दीजिए। आप कहिए कि नहीं, जब चीन की सेना आ रही थी तो यह निर्णय लिया गया कि सरकार ने क्या निर्णय सुनाया था, बताइए। आप काउंटर कीजिए अपने थल सेनाध्यक्ष को, वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। गलवान में जो बातें कही है थल सेनाध्यक्ष ने, आप उसे काउंटर कीजिए, आप वो कर नहीं पा रहे हैं। और यह बातें सिलसिलेवार साबित होती चली जा रही हैं। जब आप अमेरिका के साथ समझौता करते हैं, ट्रेड एक सहमति पत्र बनाते हैं आप व्यापार के लिए, उसे पूरी तरह से भारतीय जो देश हित का है उसको परवान चढ़ा दिया आपने, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। भारत की सरकार, पूर्ववर्ती सरकारों ने
किसी भी व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र को कभी नहीं ओपन किया कि कहीं कोई भी यही सामान आ सकता है। जो दूध पालन का क्षेत्र है उसको कभी ओपन नहीं किया, आपने उसमें समझौता कर लिया। जिन चीजों पर अमेरिका में 2-3% टैरिफ लगता था उसको आप 17% स्वीकार कर लिया, उसको भी आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जिन चीजों पर भारत 100% से अधिक टैरिफ लेता था उसको आपने शून्य कर दिया, उसको भी आप उपलब्धि बता रहे हैं। तो दबाव में आने वाले रहने वाली सरकार, रहने वाले प्रधानमंत्री के जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने, इससे निकलना मुश्किल हो रहा है। और इन चीजों का आप इन आरोपों का मुकाबला इस बयानबाजियों से नहीं कर सकते कि साहब किताब छपी कि नहीं छपी। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि किताब लिखी गई कि नहीं लिखी गई, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह बात थल सेना अध्यक्ष ने कहा है कि नहीं कहा है। थल सेना अध्यक्ष ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। एक बार वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हमने किताब लिखी है और हमारी किताब उपलब्ध है। उनके बाकायदे विभिन्न जो लिटरेचर फेस्टिवल होते रहे उनमें उनके बयान है। ये उनका जो ओरिजिनल ट्वीट है लोगों ने दिखा दिया, राहुल गांधी ने पढ़ के सुना दिया, जिसमें लोग कहते हैं कि मेरी किताब आ गई है और आप लिंक शेयर करें किताब प्राप्त करने के लिए। तो आप इसको घुमाना चाहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मेरा अपना मानना है कि जितनी चर्चा होगी इसकी और होती रहेगी, इसको रोक नहीं पाएंगे आप। ये ऐसा विषय हो गया है, मुझे लगता है कि सरकार इस मुद्दे पे घिर गई। और उसका जो एक बना हुआ था कि राष्ट्रवाद का जो इसका अपना एक नारा था, वह नारा इनके लिए कमजोर हुआ है। बिल्कुल 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 मैं लौटता हूं। दूत बहुत सारा कॉटन खरीदता है, अब वो ये कॉटन अमेरिका से खरीदेगा क्योंकि ऐसा करने पे उसका फायदा होगा। दूसरा नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स का होगा। हम पर तो 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन बांग्लादेश वहां से खरीद कर जब बनाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो 18% जिस पर टैरिफ लगेगा और जिस पर 0% टैरिफ लगेगा, पौ 12 तो 0% वाले की रहेगी। अब नरेंद्र मोदी चिकनी चुपड़ी बातें कर लें और पीयूष गोयल जो है 50 और इंटरव्यू दे दें, इससे यह सत्य नहीं बदलेगा कि सूरत हो, पानीपत हो, तिरुपुर हो, कोयम्बटूर हो, नोएडा के कई इलाके हो, दिल्ली के कई इलाके हो, जहां पर यह बड़ा काम होता है टेक्सटाइल्स का, गारमेंट्स का, यहां त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन क्या सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है, या सरकार अभी भी बस चिकनी चुपड़ी बातें करने में, बड़े बड़ी किस्से कहानी बनाने में मशगूल है? असलियत यह है कि बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने जो जीरो क्लॉज डाला है, एक्सेस जीरो क्लॉज का, उससे बांग्लादेश का बहुत फायदा होने वाला है और यह हमारे लिए घातक खबर है। सुनील देखिए, सुनील सर आपने सुना है, आपने सुन लिया अखिलेश यादव को, आपने सुप्रिया सिनेत को सुन लिया, और ओवरऑल सरेंडर इसीलिए कहा जा रहा है कि सरेंडर है टोटल आप, और बर्बादी ही बर्बादी। दावा आप कर लीजिए, और आर्थिक जितने जो जानकार हैं वो तो कह रहे हैं कि यार इसके रेपरकेशन देखिएगा, जैसे ही ये डील साइन हो जाएगी कुछ ही वक्त बाद, पहले ही हम बहुत भारी मुश्किल में, और आगे हम कहां जाके खड़े होने वाले। सब पर आपकी मैं सभी से इसी पे बात करूंगा। और एक मसला और भी मेरे पास है, उसको भी आप थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिएगा कि अभी होता ना बिल्ली के भाग से छीका टूटना, कि 27 में है विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, जो रास्ता जाता है केंद्र की सरकार तक, तो वो हो गया है। बंगाल में जो एक मस्जिद वाला मसला हो गया, मस्जिद पे भी अब हो गई है, शुरुआत हो गई है। यही सब चलेगा शायद सुनील सर? नहीं, मस्जिद वाले मसले को तो योगी आदित्यनाथ भी जिंदा रखना चाहते हैं। जी हाँ, आज उन्होंने बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। अरे बाबरी मस्जिद सरकार को बनाना है क्या? बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। उस समुदाय के लोग जो चाहेंगे अपना बनाएंगे, लेकिन वो उस विषय को जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पोलराइजेशन करना है। बंगाल की राजनीति में, बंगाल में जो एक मस्जिद बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, मुझे नहीं लगता कि बंगाल में ये सब डालेगी, उसका कोई बहुत व्यापक असर पड़ेगा, ऐसा मैं मानता नहीं। क्योंकि एक राजनीतिक चुनौती वहां के लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी से असहमत लोग बढ़ जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के, मुझे ऐसा लगता नहीं। बाकी तो राजनीति है। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में या पश्चिम बंगाल में बन रहा जो मस्जिद है, देखिए पोलराइजेशन का जितना लाभ बीजेपी को मिलना था वो मिल चुका है। इस मुद्दे पर जितने लोगों को पोलराइज होना था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना था, उनको मतदान करना था, वो हो चुके हैं। अगर वह मैक्सिमम अपने सब कुछ हासिल ना करने की उससे गुंजाइश बनी रहती, तो यह जो यूजीसी कानून लेकर के आए उन लेके नहीं आते, वो पिछड़ा का ढिढोरा नहीं पीटते।
उनको उनको चाहिए कि पोलराइजेशन का लाभ मिलने के बाद अब पिछड़ों की राजनीति कर ले, जो सामाजिक सशक्तिकरण के नाम पर जो मतदाता है उनको आकर्षित कर ले। कितना कर पाएंगे ये देखिए क्या होता है। अब सवाल है जो आपने बात कही डील की, आप शुरुआत से देखिए, जब ट्रंप ने भारतीय नागरिकों को जो गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे थे उनको जब उसने भेजा हिंदुस्तान में, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। हथकड़ियों बेड़ियों में पहना करके लोग लाए गए थे। मेक्सिको जैसे देश ने भी उसको स्वीकार नहीं किया था। भारतीय अमेरिकी वायुसेना के जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दी। नेपाल तक के नागरिकों को नहीं भेज पाया हथकड़ी बेड़ियां पहन करके। हमने दो बार लोगों को स्वीकार किया। और आप इस अप्रिय दृश्य से बचने के लिए जहाज आपने उतरवाया अमृतसर में, दिल्ली में उतरेगा तो ज्यादा हाहाकार मचेगा। तो घटनाओं को बेहतर बनाने के बजाय उसको जो छुपाने की कोशिश है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। अब जब अमेरिका ने ये अख्तियार कर लिया और आप शांत रहे, तो ट्रेड डील के लिए पिछले एक साल से हंगामा मचा हुआ है। आप जब रूस से तेल खरीदा जा रहा था, तो एक तो स्वाभाविक सी बात है कि उस मुद्दे पर आम नागरिकों का भी समर्थन आपको नहीं मिला, क्योंकि जो सस्ते दर पे तेल आप रूस से ला रही थी भारतीय कंपनियां, उससे आम नागरिकों को कोई लाभ नहीं था। वो अपना लाभ कमा रही थी। रूस से तेल ला करके यहाँ शोधित करके उसका यूरोप पे बेच देना, इतना धंधा चल रहा था। तो क्यों कोई स्वीकार कर लेता उसको। और उसके नाम पर, भारतीय नागरिकों के नाम पर बाकायदे व्यापार आप चलाते रहे। और भारतीय नागरिकों के ऊपर वो, जब ये टैरिफ बढ़ा है तो उससे जो तेल खरीदने वाली कंपनियां उनके ऊपर थोड़ा कोई असर पड़ा। अमेरिका किससे व्यापार पर तो असर पड़ा, सामान्य नागरिकों का, या उन उद्योग उत्पादकों का जो अपना माल भेजते थे अमेरिका में। तब भी आप बातचीत करने के लिए नहीं तैयार हुए। विदेश नीति में, डिप्लोमेसी में व्यक्तिगत रिश्ते कुछ नहीं होते। व्यक्तिगत रिश्ते इस बात के लिए कि आप में आपसी समझ हो, एक बेहतर समझ हो। यह सरकार जब से आई तब से केवल आत्मश्लाघा में मशगूल रही है। घर में घुस के मारेंगे, यह नया भारत है, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लाल आंख दिखाएंगे, क्या क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की आपने। और मजबूती के जो आधार होने चाहिए उसकी आपने परवाह नहीं की, कि आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, आपकी प्रौद्योगिकी बेहतर हो, आपका सामाजिक सुरक्षा बेहतर हो, आप नए शोध में संलग्न हो, जिससे आपकी दुनिया में ताकत बढ़ती है, और मूल्यों और सिद्धांतों के साथ खड़े हो कि आप एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी जाने जाए। वो भी आपने नहीं किया। दुनिया के पैमाने पर जहां कहीं भी लोकतंत्र के ऊपर खतरा पैदा हुआ, भारत की सरकार ने कुछ नहीं बोला, मोदी जी कुछ नहीं बोले। जहां पर लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों के साथ आप नहीं खड़े हुए। जहां नरसंहार हो रहा था, उनके खिलाफ आप नहीं खड़े हुए, उसे बोलने के लिए आप तैयार नहीं हुए। आप देखिए कि ये फिलिस्तीनियों के ऊपर जो बाकायदे इजरायली हमला हो रहा था गाजा में, हम कहाँ दिखाई पड़े। तो सॉफ्ट पावर की जो एक ताकत होती है वो भी अपने दिखाई पड़े। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई आपको सहयोग नहीं मिला। पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो तमाम चीजें आपके सामने आ गई। तो यह इस बात का सबूत है कि आप अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने या उसको बेहतर करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अब आप भारतीय नागरिकों की कीमत पर, भारतीय उद्योग की कीमत पर आपने समझौता किया और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही। मतलब कॉमर्स मिनिस्टर का है कि विदेश मंत्री बताएगा, विदेश मंत्री का है कॉमर्स मिनिस्टर बताएगा, कॉमर्स मिनिस्टर का है कि वो रेवेन्यू मिनिस्टर बताएगा। ये बात होती है क्या? फूल माला पहन लिया मोदी जी ने इस समझौते को लेकर के, और जब उस फूल माला पहनने के कारण बताने पड़ रहे हैं तो सब लोग भाग रहे हैं। कहीं होता है कि अगर ये स्थिति होती तो विदेश मंत्री ये कहते दुनिया फॉरेन सॉइल में जाकर के कि साहब ये हमारा विषय नहीं, आप पीयूष गोयल से बात कीजिए। सब ढिढोरा लेके पीट रहे होते। और आपने पूरी तरह से, आप सोचिए कि भारत अमेरिकी किसानों का मुकाबला भारतीय किसान कर सकता है। 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष वहां के किसानों को अमेरिकी सरकार देती है। आप 6,000 रुपए कमाना सम्मान नहीं देकर के चाहते हैं कि आप उससे मुकाबला कर लेंगे? संभव है ये? कहां जाएगा मार्केट? बिल्कुल। और डेयरी प्रोडक्ट जब आने लगेंगे तो आप कहां खड़े होंगे? कहां स्थिति बनेगी? बिल्कुल। और मेरा अपना मानना है कि कारपोरेट के साथ खड़ी हुई सरकार कभी भी सामान्य आदमियों के हितों की चिंता नहीं कर सकती। तो जो समझौते को लेकर आरोप लग रहे हैं वो तथ्यहीन नहीं है, और सरकार के सामने बड़ी चुनौती हुई है।
है।